बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन के एक नए पॉडकास्ट में एक और स्पेशल गेस्ट के साथ खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम भट्ट साहब। जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया चैनल पे काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। और इनका तारुफ मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि आपको तो पता ही है मेरे कंटेंट का, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मुझे देखते रहते हैं इंडियन मीडिया पर। अक्सर मैंने इन्हें देखा है पाकिस्तान का बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिफा करते हुए। ये कहा जाए कि सो कॉल्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की चीखें निकालने में अजीम भट्ट साहब का कोई सानी नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू उमर भाई, आपने याद किया और ये जो तारुफ आपने दिया उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप इस काबिल समझते हैं। सर, इंडिया से रिलेटेड ही बात करेंगे। सबसे पहले मुझे या मेरे ऑडियंस को ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया में आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों से जो कि इंडियन मीडिया पर जाते हैं, उनसे भी सुना है या कुछ खुद भी देखा है कि वो दूसरे गेस्ट को बोलने नहीं देते, खासकर पाकिस्तानी को, या फिर वहाँ पर जो मुस्लिम गेस्ट होते हैं स्पेशली, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है या फिर उन्हें इंटरप्ट किया जाता है बार-बार। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इंडियन मीडिया पे जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली इंडियन मीडिया के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं तमाम मीडिया को इसके उस यानी कि सर्कल में नहीं लेके आऊँगा इंडिया के। चूँकि अगर आप इंडिया टीवी जो उनका है वहाँ पर जाएँ जो रजत शर्मा का है, या इसके अलावा आप टाइम्स नाउ पे जाएँ या इस तरह के और 1-2 जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अगर आप उन पर जाएँ ना तो वो आपको पूरा मौका देते हैं। वो आपको कभी इस तरीके से जो है वो इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो इख्तिलाफ़ करेंगे, बड़ा सख्त इख्तिलाफ़ करेंगे, अपनी बारी में वो शायद बहुत पर्सनल लेवल पे भी अटैक करें, बट वो आपको काटेंगे नहीं, आपका मौक़िफ़ पूरा सुनेंगे। तो एक ये चीज़ है। लेकिन हाँ, उधर भी कुछ हमारे पाकिस्तान की तरह के रेटिंग ओरिएंटेड चैनल्स मौजूद हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि भारतीय मीडिया को इससे कोई लेना-देना नहीं होता है कि उनकी बेइज़्ज़ती हो रही है या वो हमारी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप उनकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, वो उनके लिए वो भी बड़ा वो पसंद करते हैं। मैं आपको टेक्निकली एक बात बताऊँ कि मैंने 2019 से ऑलमोस्ट जाना शुरू किया हुआ है, जब अफ़गान वॉर के अंदर जो है वो अमेरिका का इनख़ला हो रहा था और बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे जाते थे। तो अब इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो जब हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपको फलाँ टॉपिक के ऊपर जो है वो हमने एंगेज करना है, तो वो बाकायदा पहले मुझसे पूछते हैं कि भट्ट साहब आपका इसके अंदर स्टांस क्या है? तो मैंने कहा जी मेरा तो ये स्टांस है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर कोई बात होती है तो डेफ़िनेटली मैं मेरे में वो चीज़ नहीं है कि मैं जो है वो बिला वजह ही अपने मुल्क की या किसी और चीज़ की बस मैं तारीफ़ ही करनी है और दूसरे को बुरा ही कहना है, चाहे वो अमेरिका है, वो इंडिया है या वो कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात है। तो मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ और उसपे तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपका इसके ऊपर स्टांस क्या है? अगर तो वो स्टांस भारत के हक में जा रहा हो, तो वो कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं भट्ट साहब मैंने आपको नहीं लेना फिर, क्योंकि हम चाहते हैं कि लड़ाई हो। आप अपना स्टांस दें और आपने उसके अंदर लड़ाई करनी है। तो ये उनका बाकायदा तौर पे उनके प्रोड्यूसर हमें जो है वो पहले से जो है वो एंगेज करते हैं। और अगर हमारा स्टांस मिसाल देता हूँ मैं आपको कि यहाँ से खातून जो है वो चले गई थी गालिबन, वो पबजी गेम खेलते हुए वो कोई इंडियन लड़के से सेटिंग हो गई और वो वाया दुबई कोई वो काफ़ी दिन वो केस चलता रहा था। तो वो बच्चे छोड़ गई अपने, तो उन्होंने मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट किया कि भई हमने इसके ऊपर प्रोग्राम करना है, तो आप बताएँ कि क्या आपका स्टांस है? मैंने कहा यार टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर वो पाकिस्तानी भी जासूस नहीं है और वो अगर इंडियन जासूस भी नहीं है और वो वाक़ई जेन्युइनली वो लव अफेयर्स के चक्कर में गई है, तो मैं उसके खिलाफ बात नहीं करूँगा। ठीक है, एक एक पर्सनल लाइफ़ है और अगर उसको कोई लव अफेयर वाला सीन हो गया और वो इश्क मोहब्बत हो गई है, अब वो इंडिया से हो गई है, प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज़ वो दुबई चले जाती या यूके चली जाती तो हम सब बहुत खुश होते, तो मैं उसमें उसको गलत नहीं कहूँगा। ठीक हो गया, जो होना था वो हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं भट्ट साहब हमें तो ये वाला मौक़िफ़ चाहिए ही नहीं। हमें तो मौक़िफ़ ये चाहिए कि आप ये कहें कि भई भारत ने ये सब कुछ करवाया है और आप भारत को जो है वो इसके ब्लेम अंदर करें। जो है वो काउंटर करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा जी ठीक है फिर मैं नहीं आता हूँ। तो उन्होंने गालिबन दूसरा गेस्ट कर लिया। इसी तरीके से मैं आपको एक और वाक़या बता देता हूँ, वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वहाँ की मैं नाम नहीं लेता, फीमेल जर्नलिस्ट है। तो वो खुद ही अपने प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं, उनके साथ वो कनेक्ट करती हैं, तो मेरे साथ भी वो उन्होंने कनेक्ट किया। मैं उनके साथ पहले भी 1-2 प्रोग्राम कर चुका था, ख़ैर वो अभी भी मेरे साथ राब्ते में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी फलाँ-फलाँ इश्यू के ऊपर जो है वो आपने आना है, मैं चला गया। अब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई, मतलब वो डिबेट करते हुए कि वो बहुत हाइपर सीन जो है वो क्रिएट हो गया। इवन अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा राई नहीं होगी कि लिटरली गालियाँ निकालने तक जो है वो बात चली गई। मतलब एक फीमेल एंकर थी सामने, उन्होंने भी बिलो द बेल्ट बहुत ज़्यादा बातें की।
मैंने भी उसी तरह से जो है वो उनको काउंटर में जवाब दे दिए, क्योंकि वो नहीं रहा गया और वो हीट ऑफ द मोमेंट में इसी तरह की बात हो गई। तो मैंने जब इस तरह की गुफ्तगू की तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बिलो द बेल्ट हो गया, तो मैंने वो कॉल काट दी और मैंने कहा कि यार मैंने आइंदा इनके शो में नहीं जाना। तो वो 35 मिनट का 40 मिनट का शो था, वो शो जैसे ही खत्म हुआ तो मुझे उनकी कॉल आ गई। अब मैं बड़ा अपने तौर पे, क्योंकि बंदे का जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो बंदा कहता है कि यार नहीं होना चाहिए था, एक फीमेल भी है और डेफिनेटली एक हुँ, फर्टर्निटी तो है ना, जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट ही होता है एनीवे जहाँ पे भी हो दुनिया में। तो मैंने कहा कि चलो मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या मामला था। मैंने बड़ा एक वो ना होके फ़ोन उठाया कि मैं उनको सॉरी या कोई समथिंग लाइक दैट इस तरह की कोई बात करूँगा। तो वो बड़ा मुस्कुराते हुए मुझे उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त डिबेट हो गई है, बट साहब कमाल हो गई है। मैं तो परेशान हो गया कि ये क्या बात कर रही है, ये खातून है और इतना बिलो द बेल्ट उन्होंने भी बात की और मैंने भी बात की है, जिसके ऊपर मैं एक सॉरी था, मतलब मैं शर्मिंदा था। तो वो बड़ा खुश हुई, उन्होंने कहा आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये स्क्रीनिंग की बात जो है वो बिल्कुल आप छोड़ दें और ये वो मैं दोबारा भी आपको कनेक्ट करूंगी। तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर तो थप्पड़ चल जाते हैं तो फिर वो सालों गुफ्तगू जो है वो बात ही नहीं उसके करते ऊपर बिल्कुल। चलती है। यानी सिर्फ़ टोटल ये कहानी जो टीआरपी की होती है और एग्जैक्टली गेम के लिए। एग्जैक्टली वहां पर आप अगर ये कहें कि वहां पे कोई एजेंडा या कोई समथिंग, मतलब आप कह लें कि फैक्चुअल डिबेट या कोई रीजनेबल गुफ्तगू, वो मैंने आपको बताया कि मैं टोटल मीडिया को नहीं कहता ऑफ कोर्स, बट दो चार चैनल्स हैं जो अच्छे भी हैं और वो हमेशा बड़ा रिगार्ड भी करते हैं। अदरवाइज अगर आप, मैं नाम ले लेता हूँ, रिपब्लिक टीवी है जहाँ मेजर गौरव आर्या वगैरह बैठते हैं। ये टीवी 9 है, जिसका अर्नब रिसेंटली गोस्वामी हो मेरा, गया जिसका। जी, जी, अर्नब गोस्वामी है जिसके तो वो हालाँकि अर्नब के साथ भी मैं शो में बैठा। तो अर्नब का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब मैं, चूँकि जैसा आपको मैंने बताया कि मैं फैक्चुअल जो है वो अगर हिस्टोरिकल बात हो रही है और हमारे यहाँ पे कूद रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ रही है, तो हम उसके ऊपर खुल के बात करते हैं कि हाँ, नहीं होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल बात होनी चाहिए या व्हाटएवर इस तरह की। तो वो बड़ा खुश होते हैं। तो वो बाज़-औक़ात जो है वो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन जब आप उनके अगेंस्ट बात करेंगे तो वो आपकी बात काट देते हैं। और रिपब्लिक भारत का जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है, वो आपका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। सिर्फ काउंटर नहीं करते, हुँ। वो आपका वॉल्यूम डाउन कर देते हैं। टीवी 9 में अब हम इसको एज ही कह लेते हैं कि एज ये है कि ये आपकी आवाज़ बंद नहीं करते हैं, लेकिन काउंटर बहुत करते हैं, जो रिसेंटली वो क्लिप भी हुआ। तो टीवी 9 भी इसी तरह से आपको तंग करता है, रिपब्लिक वाले तंग करते हैं। ज़ी टीवी होता था। अब काफ़ी अरसे से उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा पर्सनली जो है वो फिर रिएक्ट किया था उसके ऊपर। क्योंकि वो बहुत बिलो द बेल्ट उन्होंने कुछ बातें पाकिस्तान के हवाले से और इस तरह से की थी। तो उसी फिर ज़ुबान में मैंने भी जवाब दिया था। तो काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद उन्होंने 3-4 दफ़ा मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने माज़रत कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं बुलाया। तो ये कोई 3-4 चैनल्स हैं, ये बिलो द बेल्ट जाते हैं, अदरवाइज़ ठीक भी हैं चैनल्स, यही कह सकते हैं। सर इसी से अब आगे ज़िमनी क्वेश्चन ये निकलता है कि क्यों इतना होता है पाकिस्तान पाकिस्तान भारत के मीडिया पर? हमारे मीडिया में तो इंडिया के बारे में कि कोई इस तरह के टॉक शोज़ नहीं हुए कि इंडियन गेस्ट बुलाएँ या पाकिस्तानी गेस्ट के साथ या उनके कोई खालिस्तानी बुला बुला लें या कोई कश्मीर के एक्टिविस्ट बुला लें या फिर उनके जो बाकी जो रियासतों के मसाइल हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों होता है? इसके पीछे एजेंडा क्या है उनका? देखिए, ये असल में नैरेटिव की जंग है। देखिए, मैं उमर भाई आपको बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर इंडियन नैरेटिव अब जो है ना वो बिकना बंद हो गया हुआ है। आप ये कह लें कि मुशर्रफ दौर के बाद से 2010 के बाद से आप लगा लें, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन फैक्टर्स था ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते गए। जिस तरीके से हमारी जंगें जो हैं वो इंडिया के साथ बराह रास्त जो जंगें बढ़ी हुई, उसके बाद से हमारे यहाँ पर अवामी सतह के ऊपर इंडियन नैरेटिव जो है वो बिकना बंद हो गया। हमारे यहाँ पर अमेरिकन नैरेटिव बिकता है। जिसके ऊपर हमारे एक साबका वज़ीर-ए-आज़म जो आजकल लटियाला में होते हैं, उन्होंने भी बड़ा साइफ़र लेयर आके गुफ्तगू की थी। तो हमारे यहाँ पे अब अमेरिकन सेंटिमेंट बिकता है। और इंडियन नैरेटिव जो है वो उधर जो है वो अवामी सतह पर हमारे यहाँ जो है वो सॉफ्ट एक कॉर्नर जो है वो आप कह सकते हैं कि आ गया हुआ है। तो हम उसके अगेंस्ट उस तरीके से बात नहीं करते और रियलिटी के ऊपर हमारी आवाम भी जो है वो चाहती है कि यार ठीक है, हमसाया है, अब हमसाया उठा के बदला तो नहीं जा सकता। ना हम पाकिस्तान उठा के किसी यूरोप की कंट्री के साथ रख सकते हैं। तो हमसाया तो यही रहना है, तो फैक्चुअल तरीके से निगोशिएशन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी आवाम की जो सेंटिमेंट है वो ये है। बट जो इंडिया है, इंडिया के अंदर पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है। जिस तरह हमारे यहाँ पर फ़लस्तीन नैरेटिव बिकता है, हमारे यहाँ पर कश्मीर नैरेटिव बिक जाता है, हमारे यहाँ पे अमेरिका नैरेटिव बिक जाता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। हालाँकि ये बड़े संजीदा इश्यूज़ हैं, ऑफ़ कोर्स इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पर चूँकि इसको सिर्फ़ पॉलिटिकल जलसों की हद तक या इलेक्शन कैंपेन्स की हद तक रखा जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो नैरेटिव बनाया। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक स्टोरी बता देता हूँ कि मैं एक दिन सुबह-सुबह सो रहा था, ये ग़ालिबन 2-3 साल पुरानी बात है। तो मुझे इसी टीवी 9 से कॉल आ गई एक दिन ना सुबह-सुबह। तो कि जी आप, बड़ी माज़रत, हम आपको इस टाइम कॉल कर रहे हैं, तो बड़ी एक इमरजेंसी है, तो हमने आपको जो है वो आधे पौने घंटे के बाद जो है वो अपने प्रोग्राम में लाइव लेना है।
मैंने कहा यार क्या हो गया, मतलब क्या पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इंडिया ने हमला कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, सोए हुए को उठा दिए इन लोगों ने, क्या हुआ इशू। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, आप मुझे खबर भेजें, क्या खबर है, मैं देख लेता हूँ आधे पौने घंटे में। उमर भाई कैन यू इमेजिन कि वो खबर क्या होगी? चले आप गेस करेंगे क्या खबर हो सकती है? पुरानी 2-3 साल पुरानी खबर थी। नहीं 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 नहीं, खबर नहीं थी, लेकिन हो क्या सकती है? कोई बड़ी खबर होगी जो अगर आपको उस वक़्त उन्होंने जगाया है इतनी अर्जेंसी में। खबर ये थी कि इंडियन जो कश्मीर है उसके एरिए के अंदर एक मोहल्ले में एक साइकिल वाला जो गुब्बारे बेचता था, वो गुब्बारे बेचते हुए वादे लगा रहा था, तो उस गुब्बारों के अंदर पीआईए का जहाज नुमा एक गुब्बारा भी मौजूद ओह! था। मैंने तो मैंने देखी थी वो बिल्कुल। हाँ, अब आप अंदाजा करें, मैंने देखी इसके थी। ऊपर उन्होंने मुझे सोए हुए को उठाया कि जी नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है, और मुझे उन्होंने ले लिया। मेरी हंसी ना रुके। अब जिस तरीके से ये रिसेंटली क्लिप वायरल हुआ है मेरा, इसके अंदर भी मैं हैरान ये था कि कमर चीमा साहब वेरी रिस्पेक्टेबल, मतलब मैं उनकी बड़ा एहतराम कर, बट यार वो उनका अपना पर्सनल एनालिसिस है, वो अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी एक वीडियो उन्होंने लगाई और एक एनालिसिस दिया कि यार इंडिया जो है वो देखें यूएई वालों को बुला रहा है, पाकिस्तान वालों को भी चाहिए कि अपने फॉरेन मामला को बेहतर करें। वो पाकिस्तान के ऊपर एक अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और जेन्युइन गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने उसके ऊपर पूरा नेशनल टीवी का प्रोग्राम कर दिया और हम लोगों को पाकिस्तान से गेस्ट बुला लिया कि भाई आप देखें जी, आपके पाकिस्तान में तो बात हो रही है कि आपका पाकिस्तान फारिग हो गया है, यूएई से यूएई आपको मुंह नहीं लगा रहा, गल्फ कंट्रीज आपको मुंह नहीं लगा रही और मोदी मोदी हो गया। मैंने उनको यही कहा कि यार खुदा का खौफ करो, तुम्हारी रिसर्च टीम को और कोई खबर नहीं मिली, आपको ये खबर मिली कि कमर चीमा ने अपने व्लॉग में ये बात की है, तो इसके ऊपर आप हमें ले लें। तो वो उसके ऊपर बुरा कमर मान की तो गई कि बात आप। आपने की है सर। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं ना जो हमारी पहले भी बात हो रही थी, जो इंडिया के बारे में खबरें बनाते हैं और कंपैरिजन वगैरह देते हैं। वो वीडियोज़ उठाकर अपने प्राइम चैनल्स पर प्राइम टाइम की न्यूज़ में वो देते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कमर चीमा साहब तो बिल्कुल फिर एक बड़ा नाम है। हाँ, तो बिल्कुल मीन्स के वो जो यूट्यूबर्स जो गली मोहल्लों में जाके माइक पकड़ के लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल यही किया उन्होंने। अननोन होते हैं, उनकी क्लिप्स उठा के बकायदा वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर चलाते हैं और इंडिया टीवी ने भी उसके काफ़ी चलाए हुए हैं। जी जी, ये ऐसे ही तो है, सर देखिए अगले इनके क्वेश्चन जी, जी। इन हाँ जी जी, प्लीज आप अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। भारत में जाकर आप पाकिस्तान को डिफेंड करते ही रहते हैं। आप ज़ाहिर है आपने उनके मीडिया में पार्टिसिपेशन किया है, तो आपको भारत के जो मुसलमानों के हालात हैं इस वक़्त, उस पर भी आपकी काफ़ी गिरफ्त होगी, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसकी वजूहात क्या हैं कि वो जो इस वक़्त जो हिंदुत्व की एक रिजीम चल रही है, वो जो लीडर्स हैं, जिनमें नीतीश राणे हो गया, नरेंद्र मोदी साहब खुद हो गए या उनके जो अमित शाह हो गया, वगैरह-वगैरह, ख़ासकर ये योगी आदित्यनाथ वगैरह, ये सारे क्यों प्रो हिंदुत्व हिंदू तो हैं ही, हिंदुत्व का प्रचार भी ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने की वजूहात क्या हैं? देखिए अमन भाई, एक तो हम आप ये लें ग्लोबल फिनोमेना है ना, उसको पहले मद्देनजर रख लेते हैं, फिर उसके पेराए में गुफ्तगू करेंगे कि कोई भी निज़ाम हो या कोई भी आप उसको कुछ भी आइडियोलॉजी है, इसकी हम बल्कि अपनी एक लोकल मिसाल दे देते हैं कि कोई भी शमा जो है वो बुझने से पहले फड़फड़ाती है। तो ये एक बड़ा एक मकूला है और ये इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से कोई भी निज़ाम या कोई भी शख्सियत का सहर जब टूटने लगता है ना, तो वो फिर अपने एक्सट्रीम रवैये पे जाती है और वो उसके एंड की तरफ इशारा होता है कि ये अब जो है वो एंड की तरफ जा रही है। मिसाल हम ट्रम्प साहब की भी ले सकते हैं, बट एनीवे हम इतनी दूर नहीं जाते, हम इधर ही रहते हैं। तो मोदी साहब जब आए, तो उन्होंने आते ही जो अपना नैरेटिव था हिंदुत्व का वो तो लॉन्च किया सो किया, लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अगर बतौर इंडियन बन के सोचें, तो उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया, जो कि वर्ल्ड लेवल पर हम पिछले देखते हैं कि 10 सालों में काफ़ी उन्होंने बेहतर किया। बट अब वो चीज़ें जो हैं वो टेबल जो है वो चेंज हो रही है। टेबल इस तरीके से चेंज हो रही है कि जो उन्होंने करना था या जितना उनके पास आप कह लीजिए विज़न था वो कर चुके हैं। इससे आगे उनके पास अब करने को कुछ नहीं है। तो जब बंदे के पास करने को कुछ नहीं रहता और जो अपोज़िट आवाज़ें हैं वो उठने लगती हैं, तो फिर वो उसको दबाता है। उसके दबाने के अंदर जो है वो फिर बहुत सी ऐसी हरकतें करता है कि जो फिर उसके वो ताबूत के अंदर आखिरी कील जो है वो साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब अब जिस डगर पर चल पड़े हैं ना, पहले तो उनका जो वो अपने भाषणों के अंदर नारों तक महदूद थे। पहले भी बहुत कुछ कर रहे थे, बट नारों तक महदूद थे, इस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे थे जो वो अब मुसलमानों के साथ वहाँ पर कर रहे हैं, मसाजिद के साथ कर रहे हैं, जो बिल लेके आ रहे हैं और दीगर मदारिस के हवाले से। तो अब मेरा ख्याल है कि ये वो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, क्योंकि मणिपुर के अंदर हमने देखा रिसेंटली क्या हो रहा है। खालिस्तान के मामला जो है वो रेफरेंडम हो रहे हैं दोबारा से इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक जो सिस्टम है वो हम देख रहे हैं कि वो दोबारा जो उनके अंदर की तहरीकें हैं, जो यानी कि इंडिया को तोड़ने की तहरीक है,
वो बड़ी बूस्टअप होती जा रही है। तो उनको उसके अंदर फिर अब जो है वो अथॉरिटेरियन जो एक माइंडसेट होता है, डिक्टेटर माइंडसेट होते हैं ना, वो फिर इसी तरह से प्रिवेल करते हैं कि वो फिर अपना कंट्रोल कायम रखना चाहते हैं। अभी मैं कल परसों ही उनकी एक मूवी देख रहा था, हालांकि उन्होंने खुद बनाई है, इंदिरा गांधी के ऊपर जो इमरजेंसी मूवी उन्होंने बनाई है। तो उसके अंदर आप इंदिरा गांधी का किरदार चेक करें कि उन्होंने इंदिरा गांधी को किस तरीके से दिखाया कि जब उनको पावर मिल गई, हालांकि वो बहुत अच्छी जा रही थी, वो अपने मुल्क के लिहाज से बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी पावर को कोई चैलेंज करने वाला आया तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, उन्होंने कोर्ट्स ही बंद कर दी, उन्होंने अपोजिशन ही सारी बंद कर दी। मतलब कि कितने लाख बंदा जो है वो गालिबन 11 लाख बंदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उन्होंने जेलों में डाल दिया था विद ऑपोजिशन लीडर, जो मेन ऑपोजिशन लीडर थे वाजपेयी साहब जैसे, जो सीनियर और बड़े सीजन किस्म के आप पॉलिटिशियन कह सकते हैं, उनको भी उन्होंने अंदर कर दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ मोदी साहब का भी वही एक दौर चल रहा है कि वो इस लेवल पर चले गए हैं कि अब शायद उनका फिर एहतताम जो है वो करीब है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने हिंदुत्व की बात की है, हिंदू की बात की, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजी है कि मैं हाल ही में एक इंटरव्यू किया सलमान रशीद साहब, जो हमारे जो हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उन्होंने कहा यार हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो सिंधु से निकला हुआ लफज है, और सिंधु जो है वो दरियाए सिंध है। ये सिंधु ही बाद में उन्होंने बताया कि पर्शियन जुबान में जब ये जाता है तो सीन का लफज जो होता है वो हे में चला जाता है, यानी हाँ, कि वर्ड ही नहीं जो है, सीन सत्र, है ही नहीं उधर। हाँ सत्र रोदा था वो हफ्त रोदा बन गया। तो इसी तरह से सिंधु जो था वो हिंदू बन गया। और इसी तरह तो उन्होंने कहा कि यार सिंधु जो है वो इसी तरीके से हिंदू बना, तो हिंदू वो लोग हैं जो दरियाए सिंध के करीब रहने वाले लोग होते हैं, इसमें मजहब का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने कहा असल हिंदू तो फिर हम हुए, या इंडिया यानी इंडस से निकला है तो इंडस रिवर यहाँ पे बहता है, असल इंडियन तो हम हुए। और ये तो सनातन धर्म वाले हैं, इनकी वेदों में चले जाएं तो इनके जो धर्म का नाम है वो सनातन धर्म है। तो हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक फेक आइडियोलॉजी के ऊपर बना हुआ, अगर मुल्क की आइडियोलॉजी के ऊपर बना हुआ एक वजीर आजम अगर कुछ करना चाहता है तो वो अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा। और जिस तरीके से जो मैं आपको सिंधु और हिंदू की बात कर रहा था, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता ग्रेटर पंजाब के बगैर। लहंदा और जो चढ़दा पंजाब है जब तक वो एक नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक तहरीक जो है ये मजबूत तहरीक है। सिखों के साथ पंजाबी दुनिया में कहीं पे भी होगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, ये थोड़ी सी आउट ऑफ द वो उधर भी हो जाएगी, बट मुझे कन्फेस करने में कोई वो कबाहत नहीं है कि भारतीय जो पंजाब है वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला, या पंजाब जो हमारा पाकिस्तान के यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला, ये दो बंदे अगर बैरूने मुल्क कहीं पर किसी और कंट्री में मौजूद होंगे ना, तो ये दोनों हमेशा अपने आप को पंजाबी कहेंगे, ना ये हिंदुस्तानी कहेंगे ना ये पाकिस्तानी कहेंगे, ये कहेंगे कि हम पंजाबी हैं। तो ग्रेटर पंजाब की जो गिरफ्त है और जो मोहब्बत है ना हम पंजाबियों की, तो मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए। अगर वो लोग अपनी गंदी रूट्स जो है वो बलोचिस्तान और केपी के अंदर लेके आते हैं ना और इफेक्ट करते हैं, तो हमारी तो रूट ही असल यही है कि भाई पंजाब तो पंजाबियों के साथ कंप्लीट होता है। लहंदा और चढ़दा पंजाब जब तक साझा पंजाब नहीं होगा, पंजाब पंजाब नहीं कहलाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही हैं और हिंदुस्तान को लग पता जाएगा कि हम तो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर ही रहे हैं, लेकिन भारत जब अपने उसको उसको डील करने की तरफ जाएगा ना तो उससे डील नहीं हो पाएगा। सर, आपने अभी बलूचिस्तान की बात की, अब बलूचिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, इस पर मैंने आपका एक क्लिप भी देखा है, 6 मिनट का क्लिप था, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो भारतीयों को जवाब दिया था। तो हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि भारत का मीडिया उससे बलूचिस्तान के साथ क्या ताल्लुक, क्या लिंक, क्या लेना-देना कि जैसे ही वाकया होता है, फौरी तौर पर पाकिस्तान के मीडिया से पहले ही वहाँ पर एंकर्स पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान के वो जो बूट बलोच और पता नहीं कौन-कौन सो कॉल्ड उनके जो जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं मुँह पे नकाब चढ़ाए, वो पहुँच जाते हैं और फिर एक स्टेट की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है जिसमें उनके पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, उनका मीडिया भी, उनका सोशल मीडिया भी, सारे के सारे। तो इसे आप किस तरह देखते हैं? उसके पीछे उनके मकासद क्या थे और क्या उन्होंने कुछ हासिल भी किया या उन्हें मुँह की खाना पड़ी? देखिए मुँह की तो उनको खाना पड़ी, ये तो अब दुनिया मान गई है। यूके से लेके रशिया तक, रशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अमेरिका तक, हर किसी ने हैरानगी का भी इज़हार किया और बड़े काबिल तहसीन तरीके से जो है वो हमारी फ़ौज को, अफ़वाज को जो है वो सराहा भी कि 36 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ौज का कोई चमचा हूँ या मक्खन लगाता हूँ। मेरे सुनने वाले जानते हैं कि मैं हमेशा से अपने आप को प्राउडली कहने में मुझे कोई कबात नहीं होती कि या आई एम एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बट उसके साथ साथ मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि मैं एंटी स्टेट नहीं हूँ। ठीक है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना एक नज़रिए का नाम है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो फौज है वो अपने एक आईनी किरदार में रहेगी।
लेकिन एंटी स्टेट जो हरकतें हमारे यहाँ पर एक पीटीआई नामी जमात ने भी की और दीगर ने भी की, तो एंटी स्टेट होने और एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने में भी बड़ी एक फाइन लाइन है, तो मेरा ख्याल है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो जो तारीफ के काबिल चीजें हैं वो तारीफ के काबिल है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि हमारी पाक अफवाज जो है उन्होंने दुनिया में अपने आप को साबित किया है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। और 36 घंटे में जो ऑपरेशन किया गया वो दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी अफवाज आ जाए, अगर वो एक हफ्ते से पहले ये इस तरह के एरिया के अंदर ये ऑपरेशन कामयाब बना के दिखा देती तो मैं मान जाता, बिना किसी कैजुअलिटी के। जो कैजुअलिटीज हुई वो पहले हुई, ठीक है, कैजुअलिटी भी नहीं होने दी। तो ये देखिए जो तारीफ के काबिल चीजें हैं और जो उनकी एक्सपर्टीज है उसके ऊपर तो उनको दाद देनी पड़ेगी। तो वो तो इंडिया भी मान गया कि वो बर्बाद हो गया और वो फ्लॉप हो गया इस सारे मामले में। अब इसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार है, अहम किरदार ये है कि बीएलए जो है वो बराह रास्त ऑपरेट हो रही है बाहर बैठ के इंडियन हाई कमीशन के थ्रू, तो वो यूके के अंदर भी हो रही है, वो दीगर ममालिक के अंदर भी हो रही है, और ज्यादातर चंक जो है वो इसका यूके के अंदर है। और यूके के अंदर जो इंडियन एम्बेसीज हैं वो बाकायदा तौर पर लीड देती हैं, बाकायदा तौर पर मीटिंग्स करती हैं और फिर बीएलए वहां से ऑपरेट करती है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि बीएलए के साथ जो इत्तेहाद है वो, हालांकि दोनों आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है, बीएलए की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, टीटीपी की आइडियोलॉजी जो है वो हम देखते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट रवैया है इस्लाम का जो वो बताते हैं, हालांकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो ये दोनों का भी गठजोड़ हो गया। अब इंडिया के अंदर जो आप जो मीडिया वॉर की बात कर रहे हैं ना इस हवाले से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं इंडियन मीडिया पे बैठा हुआ था, तो वो वीडियोस अभी ट्विटर पे नहीं आती हैं, जो बीएलए अपनी ऑफिशियल वीडियोस अपने बीएलए के जो अकाउंट्स हैं उधर से वो बाद में जारी करती है, इंडियन मीडिया पे वो पहले आती हैं। तो जब हमने डिकोड किया कुछ सोर्सेज से तो पता लगा कि हिंदुस्तान बाकायदा तौर पर बीएलए वालों को पर वीडियो जो है वो तकरीबन वो पता नहीं कितने हजार डॉलर की एक रकम बताई गई वो देता है, वो उनको पर वीडियो दी जाती है कि जब आप अटैक करें तो आपने उस अटैक की वीडियो बनानी है, या वो अटैक के ऊपर जब आप जा रहे हैं या कोई फौजी जो है जवान हमारा या कोई सिविलियन हमारा भाग रहा है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या किसी के जूते रह गए हैं, किसी के कपड़े रह गए हैं, किसी की कोई आपने गाड़ी तबाह कर दी है, तो वो वीडियो आपने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हमें भेजनी है। तो उस वीडियो के पता नहीं कितने हजार डॉलर जो है वो बीएलए को दिए जाते थे। तो आप कभी कंपैरिजन करें रिसर्च बेस, आपको पता लगेगा कि जो वीडियो बीएलए ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी की है वो उसके ऑफिशियल अकाउंट से बाद में जारी हुई है और इंडियन मीडिया पे पहले नशर होती थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था। तो ये खैर वो जो बलोचिस्तान के अंदर दोबारा एक्टिव होने वाली बात है, उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी बताया जाता है कि मिनरल माइनर मिनरल का जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च होना था, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया ने जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें थी, तो उसको देखते हुए भी वो किया गया कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि यार बलोचिस्तान का नाम सुन के ही लोग जो है वो घबरा जाए कि यार वो तो बल्कि बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि उसको जिस तरीके से टैकल किया गया है, मेरा ख्याल है कि बीएलए की अगर कार्रवाइयाँ 60 की स्पीड में जा रही थी ना, और वो समझ रहे थे कि अब 80 में चली जाएंगी, वो बेचारों की 5 की स्पीड पे चली गई हैं। वो इतना ही मिसकैलकुलेशन करते हुए उन लोगों ने ये काम किया और उनके वहमो गुमान में ये चीज़ें नहीं थी कि इस तरीके से ये टैकल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब तो दुनिया को मुझे अब कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आर्मी ने जिस तरीके से परफॉर्म करके वो सारी चीज़ों को मैनेज किया है, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से। लेकिन अब इसके अंदर एक अच्छी एक जो है वो अलमिया आप कह लीजिए या वट एवर आप कोई भी लफ्ज़ दे दीजिए कि हमारी ये पॉलिटिकल की आदत को इसके अंदर बड़ा एक संजीदा रोल प्ले करना होगा। फौज अब हर वक्त तो ऑपरेशन नहीं वहाँ पे कर सकती है, हर वक्त तो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं रह सकती है, उसके और बहुत से काम है। तो इसके अंदर अब पॉलिटिकल क्यादत जो है वो उसको निगोसिएशन करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके साथ साथ ग्रैंड ऑपरेशन से पहले पॉलिटिकल कंसेंसस जरूर होना चाहिए वहाँ पर। जो मैं ये कहता हूँ कि बज़ाहिर ही जो लोग आइन को मानने वाले हैं वहाँ पे, बहुत से लोग उसके ऊपर उनके ऊपर एतराज करते हैं, अख्तर मेंगल या दीगर के ऊपर। मैं ये कहता हूँ यार बज़ाहिर तो वो अपने अपने आप को ये कहता है ना कि यार मैं आइन को मानता हूँ और वो असेंबली का मेंबर भी रहा है, तो यार निगोसिएशन उससे की जानी चाहिए। अगर तो वो हथियार नहीं उठा रहा, मुज़ाहमती तक अभी भी वो। मेंबर है, अभी भी जी जी, मेंबर है, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी तक एग्जैक्टली वो अभी तक के मेंबर है, उनका इस्तीफा भी नहीं हुआ, वो वजीर आला रहे हैं, वो सेनेटर रहे हैं, वो वजीर आला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़े लीडर्स हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब को अल्लाह ताला उनको सेहत दे, फिलहाल तो बीमार है, तो इन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। बड़ा बड़ा एक अफसोसनाक रवैया है नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का। अब तो खैर वो बीमार है जरदारी साहब, लेकिन जब वो ठीक भी थे तो बलोचिस्तान में ये बड़े लीडर्स जाने को तैयार ही नहीं है। इनको तो इस सूरत हाल में वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए था। हुकूमत आपकी अपनी है यार, गवर्नर हाउस में जाके बैठ जाओ, आप वजीर आला हाउस में जाके बैठ जाओ, भाई आपको तो वहां से हिलना नहीं चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर ये लोग अपनी वीडियो सेशन या
फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ये कि ये मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर अभी भी पॉलिटिकल तरीके से इस मसले को हल होना चाहिए। सर आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन की तरफ। और मेरा ये क्वेश्चन तकरीबन हर एक गेस्ट के साथ होता है जो कि इंडिया से जिनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है, चाहे वो वहाँ पर उनके बारे में बात करते हैं या फिर उनके गेस्ट होते हैं। तो सर, क्या पाकिस्तान के मीडिया को, जिस तरह भारत का मीडिया कभी बलूचियों को बुलाता है, कभी केपीके से लोगों को बुलाता है, कभी जो पाकिस्तान के कश्मीर से भागे हुए हैं उन लोगों को अपने मीडिया का हिस्सा बनाता है, तो क्या इसको रिपटल करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया का ये किरदार नहीं होना चाहिए कि हम भी किसी पंजाबी लीडर को बुलाएँ जो कि खालिस्तान की हिमायत करते हैं, कश्मीर के लोगों को बुलाएँ, या फिर इस तरह के लोगों को अपने, या फिर उनके जो मसाइल हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के एक रैली को सिविल वार बना देते हैं, उस तरह के मसाइल को उजागर करें और पाकिस्तानी लोगों को एजुकेट करें, ताकि जो इंडियन स्टेट का नैरेटिव पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में घुस रहा है कि इंडिया चाँद पर पहुँच गया और हम ज़मीन के नीचे से नीचे जा रहे हैं, तो उस पर भी बात हो सके। अच्छा, इसका ना बड़ा टेक्निकल जवाब ये है कि देखें, मीडिया की जब आप बात करते हैं ना, तो इस वक़्त जो माहौल बन चुका है ना, मीडिया और जर्नलिज़्म 2 अलग चीज़ें हैं। एक तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, मीडिया प्योरली एक बिज़नेस मॉडल है, उसको आप जर्नलिज़्म से मत जोड़ें। सबसे पहली तो ये बात होगी, आप जर्नलिज़्म को साइड पे कर दें। अब जब एक बिज़नेस मॉडल है, तो बिज़नेस मॉडल चलता है पैसे के पीछे और पैसे के लिए, और पैसे से ही वो चलता है। अब यहाँ पर जब पैसे का मामला आ जाता है, और टीआरपी भी एक सेकेंडरी चीज है, टू बी वेरी फ्रैंक, टीआरपी सेकेंडरी चीज है। टीआरपी की किसी चैनल को कोई परवाह नहीं है अगर उसको लगा बजा करोड़ों रुपया या अरबों रुपया माहाना या सालाना उसके अकाउंट में आ रहा है, तो उसको टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। तो टीआरपी भी साइड पे कर दें, जर्नलिज्म भी साइड पे कर दें। अब आ जाए मीडिया प्लस बिजनेस मॉडल इज इक्वल टू टीवी चैनल्स जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं। अब इंडिया के अंदर टीआरपी का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके मीडिया का पेट भर दिया गया है स्टेट की तरफ से, उनकी स्टेट की तरफ से। जब आपके मीडिया का जो पेट है वो भर दिया जाए और आपको एक नैरेटिव दिया जाए, तो आप वो टॉक करेंगी। आपको प्रॉब्लम नहीं है कि यार मेरी टीआरपी आ रही है या नहीं आ रही, मेरा चैनल नंबर 10 पे आ रहा है या नंबर 59 पे आ रहा है, मेरा चैनल जो है वो उसको 10 लोग देख रहे हैं या 10 लाख लोग देख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो अखराजात हैं, जो उनके मामलात हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, और उसके अलावा ऊपर की जो कमाई है वो सब पूरी हो रही है। तो वो जो नैरेटिव स्टेट उनको देगी वो उसको टो कर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो जो मीडिया के ऑफिशियल पैसे भी बन रहे होते हैं, गवर्नमेंट वो भी खा जाती हैं। मेरी अपनी नौकरी चले गई थी, खान साहब की हुकूमत जब आई थी 2018 के अंदर आते ही उन्होंने कट लगाए थे मीडिया के इश्तिहारों पे। तो उन्होंने कहा, मेरे मीडिया चैनल नाम नहीं लूंगा, मीडिया चैनल ने कहा कि यार आप फ्री में काम करें, आप काम बहुत अच्छा करते हैं, हम आपको निकालना नहीं चाहते, लेकिन आप काम फ्री में करें। तो मैंने उनको कहा था अस्सलाम वालेकुम। तो बात यह है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए, मीडिया को आपको यहाँ पर दुनिया भर में मीडिया जो है वो इस वक्त एक बिजनेस मॉडल है। हमारे यहाँ पर उसको जर्नलिज्म का देवता समझा जाता है। जर्नलिज्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है मीडिया के साथ। टीवी चैनल का जर्नलिज्म से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। एक टीवी चैनल को चलने में अगर करोड़ों रुपया चाहिए, तो जर्नलिज्म वो हाक करेगा। भाई उसको करोड़ों रुपया पहले लेके आना है, उसको सैटेलाइट की और बाकी चीज़ों की और तनख्वाहों की जो है वो चीज़ें निकालनी है, अपने मसाइल को पूरा करना है, अपने मसाइल को हल करना है। वो कहाँ से जर्नलिज्म करेगा? वो पैसे की, देखिए बिजनेस मॉडल है। आप इंडिया की तरह पैसा दें, आप अपने चैनल से जो मर्जी करवाएं। आप यहाँ पे खालिस्तान छोड़े, आप यहाँ पर मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे सियारे के अंदर अगर कोई मखलूक रहती है, ये उसको भी ढूंढ के ले आएंगे। कैपेसिटी हमारे मीडिया की बड़ी है। ये अगर हमीर मीर जैसे बंदा जो है वो उसामा बिन लादेन का जाके इंटरव्यू कर सकता है या ढूंढ के या वट जैसे भी, तो हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत है। ठीक है, वो चीजें निकल आएंगी। आप दूसरे सियारे के लोगों को कहेंगे, वो भी लेके आ जाएंगे, ये कर लेंगे इंटरव्यू। लेकिन आपको पेट भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप नौकरियों से निकाल रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो जिस भी वजह से निकल रहे हैं। तो बात ये है, अब देखिए पीका आपको क्यों लाना पड़ा? पीका आपको इसलिए लाना पड़ा कि मीडिया के आप पेट नहीं भरते, तो मीडिया आपको वो चाहे रियलिटी बेस में रियलिटी चेक के लिए हो या वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए, वट एवर हो, वो फिर आपको काउंटर करता है। जब वो आपको काउंटर करता है, आप उसके ऊपर पीका लगा देते हैं। जब आप इसमें पीका लगाते हैं, तो यहाँ पे इंसानियत की और जो जर्नलिज्म की जो जर्नलिस्ट की जो सोसाइटीज और जो कमेटियां हैं वो निकल आती हैं। तो बात ये है कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, हमारी रियासत को ये समझने की, हुकूमतें तो आने जाने वाली चीज है, रियासत को ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने नजरिए को फ्लॉट करना है आवाम के अंदर, और अच्छा आवाम का आप ये कहते हैं जी आवाम तो फिर देखेगी नहीं। आवाम को जो दिखाएंगे वो देखेगी। आवाम को आप 10 दिन दिखाएंगे, 10 दिन वो नहीं देखेगी। 11वें दिन जब आ ही हो रहा होगा तो वो देखेगी कि यार चलो देखो इसमें है क्या।
तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है ना। आप देखिए, आप हैं, आप इंडियन कंटेंट कर रहे हैं, आप प्रो रियासत काम कर रहे हैं, जो एनटीवी कर रहे हैं, या वट जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी हैं, लेकिन इंडियन सेंटिमेंट को लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं। तो नेशनल मीडिया क्यों नहीं कर रहा? नेशनल मीडिया इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप उनका पेट नहीं भर रहे हैं। आप रियासत को ये समझना जरूरी है कि आपको आवाम का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए आपको कुछ वक्त चाहिए। जब आपसे, अब देखिए ना, इंडियन मीडिया पे क्या है, सुबह 9 बजे उठा के हमें यार वो टीवी पे बिठा देते हैं कि 9 बजे की हमारी डिबेट है लाइव, ठीक है। रात को 11 बजे भी वो उठा के हमें बिठा देते हैं कि भाई जान हमारी डिबेट है। मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं कि अभी 9 अप्रैल रिसेंटली गुजरी है। 9 अप्रैल जब 2022 के अंदर खान साहब को चुपेड़े मार के निकाला गया था ना, तो उस वक्त मैं रोजे गालिबन चल रहे थे, तो मैं इंडियन मीडिया पे लाइव था। मैं आपको बात बताऊं कि मैं शाम 7 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक, यानी फजर के बाद तक, मैं इंडियन मीडिया पे लाइव बैठा हुआ था, और मुझे जाने नहीं दे रहे थे। और मैंने खाना अपना मौका बयान करने के बाद, जब वो दूसरे गेस्ट से बात करता था, तो मैं मुंह नीचे करके खाना खाता था। इस तरीके से मैंने वहां पर उन 5 चैनल्स को, इंडिया के जो है वो उनको इंटरव्यू दे रहा था। तो बात यह है कि वो आपको दिखाना पड़ेगा ना। आप दिन रात जब एक ही चीज दिखाएंगे तो आवाम का इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर रेटिंग भी आ जाएगी। लेकिन रियासत को ये समझना चाहिए कि जर्नलिज्म और मीडिया ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मीडिया एक बिजनेस प्योर मॉडल है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत आती है महाना। तो आप वो अदा करें तो आपके जो है वो मामला चल जाएंगे। ये इंडियन मीडिया वो ये करता है। इंडियन मीडिया के अंदर जो है वो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो दिया जाता है उनके मीडिया को कि आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, और वो नैरेटिव को बिल्ड कर देते हैं। तो आप भी ये करें तो आपका भी हो जाएगा। आखिरी एक कमेंट कर दीजिए, इंडियन मीडिया जी को जी। गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? किसको? इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? अच्छा, अब ये उन्होंने इस्तेलाह पहले निकाल दी, वरना टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा मीडिया भी गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया है कि किसी की गोद में बैठना है ना आपने, तो वो मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत से लोग बड़े बड़ी गोद में बैठते हैं, ठीक है। वो एक अडियाला साहब, अडियाला वाले जो साहब है, उनके प्यार मोहब्बत में भी बहुत से लोग बैठते हैं। और एक जियो है, उसको नूली की गोद में अक्सर समझा जाता है। इसी तरीके से कुछ चैनल जो है वो पीपल्स पार्टी ने खुद लॉन्च किए हैं, वो उनके समझे जाते हैं, कुछ रियासत के समझे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी सारे गोद में ही बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, वहां ये पर गोदी और मोदी जो है ना, ये काफी मिलता जुलता वर्ड है ना, अब इसलिए जो है वो काफी। वो इस्तेलाह उन्होंने ये इसीलिए जी वो जी। इस्तेलाह उन्होंने निकाल दी ना, तो वो निकल आई। अब सिर्फ फर्क पता है क्या है इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया में? हमारे यहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है कि कोई मतलब जो अगर 50 मीडिया चैनल है तो 10 एक के हैं, 10 एक के हैं, 5 एक के हैं, 10 एक के हैं। वहां पर सब एक के हैं। सब एक ही इंडिया है। में इंडिया में सब एक के हैं। और वो एक क्यों है वो मैंने आपको रीजन बता दी कि वो एक बिजनेस मॉडल है, उनका पेट भरा गया है। आप अपना पेट भर दें, यहाँ पे भी एक 50 चैनल एनडीटीवी आपको था बढ़ा जो देंगे। जरा खुल के जी जी। बात करता था, उसे भी फारिग कर दिया, वो भी खरीद लिया गया। रवेश कुमार साहब थे, रवेश कुमार साहब जी बड़े जी। सीजन जर्नलिस्ट थे। मेरी उनसे एक दो दफा बात भी हुई व्हाट्सएप पे। तो ही इज अ वेरी वेरी जेंटलमैन। तो लेकिन ये है कि वहां पे भी आप देख लें कि जो जिसको आप पेट नहीं भर सके, जिसको आप कायल नहीं कर सके, आप इसको हटा दिया। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि जो काम नहीं हम्म। करता उसको हटा दिया, और बाकी सब जो काम कर रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका पेट भर दिया गया। आप भी ये वाला मॉडल ले आए, आपका भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इस टाइम मेरी एक कॉल पे आपने जो है हमें वक्त दिया, और बड़े वेलकम। जबरदस्त किस्म के आपने किस्से सुनाए, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे कोशिश करेंगे कि जरूर किस्से सुनते रहें, जरूर और जरूर उम्मीद करते हैं कि आप हमें टाइम जरूर देंगे। जरूर जरूर एनी टाइम।